शिक्षा के महत्व को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिक्षा का रोल हर किसी के जीवन में काफ़ी महत्व रखता है। आज हमारे साथ यशवंत सिंह महाविद्यालय के सचिव मोहित जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरीके से शिक्षा का शिक्षक और छात्रों के जीवन में काफ़ी महत्व रहता है और आप भी काफ़ी समय से इस सेवा दे रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? अ, मेरा कॉलेज 2015 से सुचारू है और मेरे कॉलेज में बीए, बीएससी, बीएड 3 कोर्स हुए हैं और तभी से एक तरीके से यही सेवाएं दे रहा है। कोर्स आजकल देखा जा रहा है कि लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र को बिजनेस बना दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि बिजनेस और शिक्षा को दोनों ही अलग रखना चाहिए? बिल्कुल अलग रखना चाहिए, लेकिन जब कोई कोर्स या जब कोई कॉलेज चलाते हैं तो उसके लिए जो आजकल जो एक थॉट चलती है वो बिजनेस माइंड थॉट रहती है और उस तरीके से देखा जाए तो बिजनेस कह सकते हैं कि बिजनेस से जोड़ दिया है। बट कोई भी कोर्स जैसे मार्केटिंग दे रहे हैं कोर्स के लिए, बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। जब हम कोर्स जब भी कोई कॉलेज हो या स्कूल हो, जब हम कॉलेज या स्कूल चलाते हैं तो उसकी मार्केटिंग नहीं करते कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्यों अच्छा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ करते हैं। तो ये बिजनेस थॉट रहती है, तो इस रूप में कह सकते हैं कि हाँ एक बिजनेस तरीके से ये रन करते हैं। फीस को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉस्ट निकालनी होती है, स्टाफ की, टीचर की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, जिसमें सैलरी चली जाए, स्कूल या स्कूलों में बस वगैरह होती हैं उसकी, और उसके बाद इतना तो फंड होना चाहिए जिससे कि हम आगे उसकी ग्रोथ भी कर सकें, हम बिल्डिंग में बढ़ा सकें और अच्छी फैसिलिटीज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ जब हम बिजनेस थॉट से लेके चलते हैं तभी उसकी कॉस्ट निकाल पाते हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आपको अगर पावर दिया जाए, एक चीज़ कुछ भी बदलाव किया जाए, तो आप ऐसा क्या मैंने आपके दिमाग में आया है और आप ऐसा करना चाहेंगे? पावर दी जाए, पावर तो करप्ट कर देती है आदमी को। और मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए बदलाव इस सरकार में जब से नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं और वह बदलाव अगर बच्चा अपने ऊपर लागू कर ले तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई बदलाव की जरूरत होगी। नए एजुकेशन सिस्टम में पॉपुलर सब्जेक्ट्स भी हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, व्यावसायिक कोर्स जिसे कहते हैं। अगर बच्चा वास्तव में उसे करे तो वो कौशल की ओर बढ़ेगा आगे जाके। अब जैसे सरकार ने ये भी कहा है कि बच्चा 1 साल बाद अगर ड्रॉप करता है कोर्स को तो उसको क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल बाद ड्रॉप करता है तो डिप्लोमा का मिलेगा, 3 साल बाद करता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा और या डिग्री तक का कोर्स है। एंट्री एग्जिट की ऑप्शन दे दिया गया है। 1 साल बाद अगर वो छोड़ दे BA, BSc या कुछ भी, और उसके 2 साल बाद वो कहे कि अब मुझे करना है, तो वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और ग्रेड सिस्टम कर दिया है, तो अब बच्चे को डरने की जरूरत नहीं कि हमारी कितनी परसेंटेज है। परसेंटेज जैसी जो एक फोबिया था वो भी खत्म कर दिया गया है और हर सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्स ऐड कर दिया है। 2 टाइप के वोकेशनल कोर्स हैं, प्रोग्रेसिव, जिसमें अगर जैसे मान के चलिए आपने कंप्यूटर का कोर्स किया तो बेसिक कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर में और एडवांस हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको लग रहा है जैसे हम 3rd ईयर तक आएंगे तो आप पूरा एक कंप्यूटर का कोर्स कर लेंगे। वो आपको आपके इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जब इतना बदलाव कर दिया गया है और बच्चा इसको वास्तव में समझ के कोर्स करेगा तो वो डेफिनेटली कर सकता है। और नहीं, अब इस सरकार में जैसे UGC ने ड्यूअल कोर्सेस भी कहा है कि बच्चा 2 कोर्स भी कर सकता है। अब ये ना समझे कि रेगुलर कोर्स दोनों साथ कर सकता है। फिर अटेंडेंस कैसे रही, जो अपने मानक रहते हैं हर कोर्स के अलग अलग रहते हैं। BEd में 80% रहता है और BSc में 75% तो अटेंडेंस रहती है। अब बच्चा कहे कि मैं साथ में कोई ऐसे 2 कोर्स करूँ जहाँ पे मेरी अटेंडेंस इतनी रहती है, तो ऐसे नहीं, आप कुछ ऑनलाइन वाले कोर्स भी कर सकते हैं साथ में, जिसकी अब UGC ने मानक अप्रूवल दे दी है कि 2 कोर्स बच्चा करे साथ में, तो आगे वो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए कर सकता है। तो इतने से बदलाव हो गए हैं, तो बच्चे को समझना है कि हमको इसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और आगे हम इस सुविधाओं को या जो ये पॉलिसी बनी है इसको हम अपने आगे भविष्य में कैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी वर्षों से आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तब से लेकर आपके बारे में क्या बदलाव आपने देखा शिक्षा के क्षेत्र में? कहाँ बदलाव आपको नजर आया? हाँ, ये बदलाव नेगेटिव ही हुआ है, पॉजिटिव तो नहीं कह सकते। पहले यूपी बोर्ड की परसेंटेज कहते थे कि जिसकी 60% आ गई है तो उसको ऐसा समझते थे कि बहुत ही होनहार और होशियार समझा जाता था। वो लोग बोला जाए तो वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड कहा जाता था यूपी बोर्ड को। लेकिन अब आज की जो शिक्षा है, अब तो बच्चे 80, 90% लेके आते हैं। अब तो बस केवल परसेंटेज का एक खेल रह गया है कि इस बच्चे की इतनी परसेंटेज, उसकी उतनी परसेंटेज।
इर्रिस्पेक्टिव वो चाहे बच्चा उतना होशियार है या नहीं है। और जब परसेंटेज पे रहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ दे रहे हैं और बच्चा भी उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है। जैसे खुद के विकास पर, खुद की डेवलपमेंट पर डिसिप्लिन ख़त्म हो चुका है, जो भी फील होता है मुझको जब बच्चा BA BSc में आता है तो डिसिप्लिन नाम बहुत ही कम रह गया है। कुछ बच्चे हैं जो NSC मतलब ये करके आते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रहता है, उसके बाद भी वो भी अपने आगे ढल जाते हैं नेगेटिविटी के लिए। और अगर बच्चा चाहे तो अब चीटिंग की ओर ज़्यादा ध्यान रहता है। अब इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो मैं अब आपको और नवी नहीं कह सकता, बच्चा समझदार है कि क्यों इस चीज़ पर इतना फोकस कर रहा है कि बस क्यों मार्कशीट के लिए पढ़ रहा है, डिग्री के लिए पढ़ रहा है। और ऐसा देखा जाए तो बच्चे को बहुत सारी मार्कशीट में डिग्री है तो फिर भी नौकरी क्यों नहीं पा रहा। मान लिया गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, वैकेंसी नहीं लग रही है, तो क्या प्राइवेट जॉब में ऑप्शन नहीं हो रहा है। मैंने अपने कॉलेज में बच्चों के लिए जॉब के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई थी। मैं जो मेरे फेसबुक पेज पे भी डला होगा, मेरे कॉलेज का फेसबुक पेज है, उस पर डलाया, बच्चों को सूचना भी दी थी। व्हाट्सएप ग्रुप से सबसे ज़्यादा संपर्क किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बच्चे आए कॉलेज में। मैंने ऐसा नहीं है, बहुत सारी जॉब्स होती हैं 4th ग्रेड की होती हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा कहते हैं कि टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती और मैन पावर ही चाहिए होता है। तो मैंने बच्चे की अच्छी एक कंपनी में बात करके अच्छी प्रोफाइल की करी थी, जिसमें जैसे एक कंपनी थी उसका टर्नओवर 100 करोड़ था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनी थी फिरोजाबाद। तो उसमें मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके कॉलेज से सेल्स और मार्केटिंग के लिए बंदे हम हायर कर रहेंगे, आप पर अगर अच्छे बच्चे हैं तो आप उनके लिए भेजिए। तो मैंने कॉलेज में प्री सिलेक्शन के लिए बच्चों को बोला, बच्चे कॉलेज में आए। लेकिन जब बच्चे कॉलेज में आए तो पता चला बच्चे में वो बात ही नहीं है। बच्चे को नहीं पता कि जब अगर सेल्स की जॉब है तो हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, रिज्यूम बना नहीं आता, बहुत सारे बच्चे तो रिज्यूम बना नहीं आता है। वो अपने गए और कंप्यूटर जनसेवा केंद्र पर गई, रिज्यूम बना देना, अब क्या उसमें लिखना है, क्या लिखेंगे बच्चे जब उस बच्चे के पास कौशल ही नहीं है। इसमें लिखने है कि मतलब हिंदी आती है। वो आप जब कोई भी जॉब के लिए करते हैं, आप क्यों सेलेक्ट किया जाए, आप में एक्चुअली वो चीज़ तो होनी चाहिए। आप अपने रिज्यूम में देखेंगे कि मैं किस वजह से मैं अलग हूँ सबसे, बच्चे में कुछ नहीं। कोई बच्चा अगर देखा जाए तो आप में व्हाट इज़ डिफरेंट, कि आपको दूसरों से अलग क्यों हैं, आप वो नहीं है किसी। तो अब आप कोई भी इतनी बड़ी कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी, वो आपको अपना फेस बनाएगी, आप उसके बिहाफ पे कहीं जाएंगे तो आपका बोलने का तरीका, पर्सनैलिटी का तरीका, बात करने का तरीका, कैसे डील करना का तरीका, ये सब आना चाहिए। क्योंकि बच्चे में बहुत कमी है जो मुझे फील होती है। तो आप कैसे आप समझ सकते हैं कि नौकरी नहीं, नौकरी मिल भी जाएगी लेकिन आप उस लायक नहीं। बहुत ऐसे बच्चे रहे जो मेरे इधर ही सिरसा में भी मैंने बात की, मैंने कहा चलो इनको जॉब पे अच्छी मिनिमम 8,000 रुपये की जॉब थी रेगुलर, लेकिन वो 10 दिन गए थे वहाँ के कि नहीं करनी। तो इस एटीट्यूड से तो आप कभी नहीं कर सकते। आप यही चाहेंगे कि एक बार में आपकी 20-25 हज़ार की नौकरी तो नहीं लग रही। कोई भी आपको सिखाएगा तो भाई आपको सैलरी तो नहीं दे देगा, आप ट्रेड होंगे, आप उसका आउटपुट देंगे कि भाई आपका मैंने इतने का काम कर दिया या आप इतनी मेरी यूज़फुल है, तो वो डेफिनेटली आपसे बढ़ा दे। आप एक बार में आपको भी बोले जाएंगे इतनी सैलरी। तो ये भी तो बच्चे को सोचना चाहिए कि हम धीरे धीरे हम ग्रो होंगे, और अगर नहीं हमें स्किल है तो हम जॉब पे सीख सकते हैं, फार्म सीख सकते हैं। लेकिन ये सारी बहुत डिफरेंस है, मतलब इस चीज़ का गैप है बच्चे में भी और फिर एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए लगता है थोड़ा इसको फोकस करेंगे बच्चा कि हमको क्या स्किल चाहिए, वो करे तो बेटर रहे। मुझे छात्रों के स्कॉलरशिप को लेकर रहता है, मार्कशीट को लेकर रहता है। मेरे पास ये कहना होता है कि हमने तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरा मगर स्कूल वालों ने फॉरवर्ड नहीं दिया। क्या आप ऐसा कुछ देखते हैं, क्या मानते हैं इसमें, कैसे इनका सोल्यूशन हो? नहीं, बच्चों को ये हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही मान के चलिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों से मन में रहता है। मैं अपने कॉलेज की कह सकता हूँ, मेरे कॉलेज में जो भी बच्चे स्कॉलर के लिए अप्लाई करते हैं वो पात्र होते हैं तो उनका 100% कॉलेज से फॉरवर्ड होता है। और उसके बाद ही बच्चा कहता है कि मेरा तो उसमें वेरीफाई दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने वेरीफाई कर दिया है सर, सब चीज़ ओके है, और मेरा स्कॉलर नहीं आया। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए कि आपकी जो स्कॉलरशिप रहती है वो फंड बेस्ड स्कॉलर रहती है। कहने का मतलब कि राज्य सरकार आपकी स्कॉलर देती है और राज्य सरकार अपने बजट में डिसाइड करती है कि हम जनरल वाले बच्चों को
और वो भी चीरा दे सकते हैं, वो कितनी स्कॉलर देगी। मान के चलिए उन्होंने डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल कि 100 करोड़ डिसाइड किया कि जनरल वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को 100 करोड़ की छात्रवृत्ति देगी। तो वो 100 करोड़ के ना केवल BA-BSc के लिए नहीं, वो 100 करोड़ है BA के लिए, BSc के लिए, MSc के लिए, LLB के लिए, BTech के लिए, MTech के लिए, B.Ed के लिए, M.Ed के लिए, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, इतने सारे कोर्सेज अपने उत्तर प्रदेश में रन हो रहा है, उनके लिए है, सबके लिए है, तो फिर सबकी छात्रवृत्ति देगी। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, इसका वेटेज होता है। मैं अपने लेवल से बताऊँ कि जो बच्चे की परसेंटेज और इनकम सर्टिफिकेट, इसका वेटेज मुझे लगता है कि ज़्यादा रहता है। तो जो बच्चों की अच्छी परसेंटेज रहती है तो वो प्रायोरिटी पे रहते हैं, और उनकी आय इनकम सर्टिफिकेट कम का होता है। तो अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि जिसकी इनकम कम है और परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है और करेंगे, तो मेरे हिसाब से उसको वेटेज ज़्यादा मिल जाती है, तो वो उसको जल्दी एक क्राइटेरिया में आ जाता है, वो मिल जाता है परसेंटेज की बेस पर, उसको स्कॉलर आ जाती है। अब बच्चा कहे कि मेरी तो सर 55% भी 56 थी, तो आप ऐसे समझिए कि जब अगर हम फंड दे रहे हैं तो फंड देते में इन्होंने कहा कि तो मैं उस होशियार बच्चे को पहले दिला रहा जो इसकी 75 आई है, 75 डिस्टिंक्शन आई है, कि मैं पहले 60% वाले बच्चे को दूंगा। तो जब तक वो धीरे धीरे परसेंटेज की बेस पे स्कॉलर चलती है, नीचे तक आती है, तो ख़त्म हो गई। मानिए चलिए फॉर एग्जाम्पल 65% पे फंड खत्म हो गया, तो अब 65% से नीचे का जितना बच्चा है उसको नहीं मिल पाई। तो अब तो इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि आप अपने स्कॉलरशिप स्टेटस पे चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है लेफ्ट हैंड साइड में, चेक स्टेटस, उसमें देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है। उसमें साफ साफ लिखा आता है स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब फंड खत्म हो गया इसलिए अब आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई। इसमें पात्रता से कुछ नहीं है कि आप पात्र नहीं था, आप पात्र थे बट तब तक फंड खत्म हो गया। तो इसमें राज्य सरकार ने जो फंड रखा था तो वो हो गया। अब यही बात अगर जब उसकी आती है SC/ST की, तो उसमें अलग चीज़ है। SC/ST की इसलिए ज़्यादातर आ जाती है क्योंकि उसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार 60% फंड देती है और 40% राज्य सरकार देती है, इसीलिए उनकी 2 किस्तों में स्कॉलरशिप आती है और बच्चे के खाते में आती है, इसलिए उनकी 100% होती है। केंद्र सरकार जनरल OBC की स्कॉलरशिप नहीं देती अपने कोटे से, तो इसके लिए राज्य सरकार ही देती है, इसलिए उनकी एक इंस्टॉलमेंट में आ पाती है। तो ये डिफरेंस होता है स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें तो इतनी ट्रांसपेरेंसी, बच्चा अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक कर सकता है कि क्या है। जब से नई ये इस साल से जब जो स्कॉलरशिप भरी आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले बच्चे को जिस वजह से नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे ने DBT नहीं दिया, तो उसकी खाते में जब पहुँच ही नहीं रही तो वो स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई, या मतलब वापस हो गई, कहते हैं बच्चे की वापस हो गई, मेरी नहीं आई, खाते में सही कराना पड़ेगा। तो अब तो इस बार ऐसा हुआ है कि डिजिलॉकर से तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपका आधार कार्ड से ही फोटो वेरीफाई हो गया। दूसरा, आपके इनकम सर्टिफिकेट में मतलब आपको पत्रांक नंबर डालना होता है, तो आपके इनकम कास्ट ऑटो वेरीफाई हो जाती है। और तीसरा जो खाते वाली बात है, अब तो आपका खाता NPCI से लिंक होना चाहिए, तो NPCI से लिंक होता है तो ऑटोमेटिक उसमें ग्रीन टिक हो जाता है। तो अब वो बात भी तो कम हो गई कि मेरा खाता लिंक नहीं है, कि खाते में नहीं आई। अब जब आपका लिंक हो गया, मतलब आपका खाता सेट, मतलब फिक्स हो गया, मतलब लिंक हो गया है, तो अब आपकी जब स्कॉलर आई, आपके आधार कार्ड जिसमें लगा खाते में लिंक हो चुका है, उस खाते में ऑटोमेटिक आएगी। तो अब ये वाला भी सिस्टम इस बार खत्म कर दिया सरकार ने। तो मुझे लगता है इस बार और एक्यूरेसी के साथ बच्चे की छात्रवृत्ति, अगर बच्चे का फॉर्म सही है और वो पात्र है और सरकार की पॉलिसी में आता है, तो उसको 100% इस बार स्कॉलरशिप मिलने के पूरे चांसेस। सिरसाधन क्षेत्र में यूँ तो कई कॉलेज हैं, सब कॉलेज अपने छात्रों के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। आपने क्या बच्चों के बारे में सोचा है? तो चलो डिफरेंट सभी ना सिरसाधन में हाँ कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, वो तो उसकी बात नहीं दूंगा, वो सरकारी है। तो और बाकी के कॉलेज हैं सब अपने ही हैं तीनों, मतलब जो भी बाकी कॉलेज हैं, और सबसे अच्छे संबंध भी है और सब अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं अपने कॉलेज को रन करने के लिए। और मैं अपने बारे में जरूर कह सकता हूँ कि अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो इस माध्यम से मैं अपनी, मतलब वो कहते हैं कि मार्केटिंग करने, तो उसमें यह है कि मैं अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप कंपटीशन जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। फॉर एन एग्जांपल, आगरा विश्वविद्यालय यूनिबेस्ट प्रोग्राम कराता है हर साल। मेरे बच्चे
3 साल से मैं लगातार मैं अपने कॉलेज के बच्चों को भेजता हूँ यूनिफेस्ट प्रोग्राम में। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं, मेहंदी का, आर्ट का, रंगोली, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिबेट कॉम्पिटिशन, सोलो सिंगिंग, डांसिंग, क्लासिकल डांस जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और मैं अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वहाँ जाके वो इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम अगर आप कैसे, हम बच्चे हिचकिचाते हैं कि कॉस्ट लगी। मैंने अब मेरे जितने भी बच्चे अभी तक गए, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि उससे आने जाने का पैसा लग गया। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एक्सपेंस पर बच्चे को यहाँ से भेजता हूँ और अपने कॉलेज से स्टाफ को भेजता हूँ कि वहाँ जाएँ और बच्चा पार्टिसिपेट करे। मेरा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे को वो इन्वायरमेंट मिले कि कितना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, जिसमें उसको भी पता चले कि वो कितना प्रतिभाशाली है। उधर बहुत सारे डिग्री कॉलेज ये सिरसा में देखिए रही, आगरा के अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के आगरा से और बाहर से नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप जब उसमें बच्चे जब खुद पार्टिसिपेट करता है तो बच्चे को लगता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर पाऊँ, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस किस हिसाब से वहाँ पे बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के साथ आया है। तो जब वो ये ऐसा एक्सपीरियंस उसको मिलता है तो बच्चा बहुत खुश होता है, कहता है कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे प्रोग्राम्स अपने कॉलेज में भी और वैसे होते हैं मेरे कॉलेज में, और अलग तरीके से और अच्छी तरीके से कराइए सर। तो मुझे भी बहुत हिम्मत मिलती है आगे इस चीज़ को करने। और मैंने इसकी वीडियोस फेसबुक पे भी डाली थी। कुछ बच्चियाँ थी जिनका नाम मुझे याद है, प्राची जैन, वो गई थी मेहंदी के लिए, उसको टॉप 10 में उसकी मेहंदी आ गई थी। तो जब आप इतने कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में टॉप 10 में आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता है कि हाँ मैं कहीं पे स्टैंड कर पाए। और विधि थी, लवी बच्ची थी, ये सब गए थे वहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी। तो जैसे और ये तो कॉम्पिटिशन की होगी। मैं कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी प्रोत्साहित करता हूँ कि इतने बच्चे, किसी का तो प्लेसमेंट हो, कोई तो एक जरिए से कहीं पर उसको एक अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। तो हर साल मेरे कॉलेज में मिनिमम मतलब एक साल में एक बार या 2 बार भी हुआ है कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैंने कोशिश करी है और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करा है और वो मौका भी मिला है। अब बात कही है सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन तो कंपनी करेगी, मौका मैं देता हूँ। उसके लिए ये देखना है कि आप क्यों नहीं सेलेक्ट हो पा रहे, या कंपनी आपको, कंपनी 100% सेलेक्ट करने के लिए ही आती है। जब मैं उसको लेके आया हूँ तो इसीलिए ही आई है। आप नहीं सेलेक्ट हो पाते तो इसमें समझना पड़ेगा क्यों नहीं हो पाते। तो जिसके लिए आपने पूछा कि क्या नेगेटिव है, तो मुझे लगता है बहुत वो गैप जो बच्चे के अंदर अभी उतना नहीं है, मतलब कैपेबल नहीं हो पा रहा है, स्किल सेट उसका इतना रेडी नहीं है, तो वो फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी रहते हैं और प्रोजेक्ट्स भी देता हूँ मैं बच्चों को। कॉलेज में प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहते हैं। अभी फ़िलहाल में एक ऑनलाइन उत्तर प्रदेश सरकार का है, टीम यूपी AI करके है, जो मैंने बच्चों को दिया था कि इसमें 22 वीडियोज़ होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रहता है ये कि आपको इसको करके लेके आना है और इसका सर्टिफिकेट कॉलेज में देना है। तो ये घर बैठे आप कभी भी कर सकते हैं। 22 वीडियो देखनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और उसकी वीडियो देखकर आप एक सर्टिफिकेट टेस्ट देके फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसका सर्टिफिकेट कॉलेज में प्रोवाइड कराएं। तो इसमें बच्चे का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं रहा। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ हम जैसे दे रहे हैं तो आपको उसको थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आपके उसके लिए जब थोड़ा मुझे लग रहा है कि पूरा स्ट्रिप हो गया अगर परफॉर्म, तो उसका 100% बच्चा करता है, बस थोड़ा उसको और टाइट करने की ज़रूरत पड़ती। और जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर मैं प्राउड फील करता हूँ कि वो अच्छे ही बच्चे हैं, जो मतलब मुझसे मेरे कॉलेज में जिन्होंने भी एडमिशन दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और उन्हें मौका देता भी होंगे, इसलिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद में कॉलेज में बहुत सारे 26 जनवरी को आसान प्रोग्राम नहीं कराते हैं, बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता है। और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं साथ में। और पढ़ाई से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कंप्यूटर क्लास मेरे कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट रन करता हूँ मैं। बच्चा कहे कि कंप्यूटर सीखना है तो आप सर्टिफिकेट किसी का भी ले लीजिए, CCC का ले लो, ADC जो भी है उसका ले लो। अब अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? आपको नॉलेज है और सर्टिफिकेट तो आपको कुछ देखेगा ही नहीं। फिर आपका सर्टिफिकेट आपको सरकारी जॉब के CCC का चाहिए होता है। आप बेसिक कॉलेज में अगर मैं जो कॉलेज में मेरे आगे अगर आप सीख लेंगे तो आप CCC अपने आप निकाल लेंगे। सबसे बेसिक होता है CCC, उसका बेनिफिट लीजिए। मैंने तो बच्चों को बोला नहीं है, कॉलेज मेरी ऑपरेटिव ऐसा नहीं है कि आने के लिए कंप्यूटर लगे हुए हैं। बच्चा आए कंप्यूटर को ठीक है, उसके लिए बच्चा आपको ये करना होगा कि बहानेबाजी छोड़ के कॉलेज में आए और अपने जो फैसिलिटीज़ कॉलेज दे रहा है उसको वो यूज़ करें। कुछ दिन पहले आपके कॉलेज में स्मार्टफोन भी दिए गए छात्रों के दिए, और जो बाकी रह गए हैं उनके लिए क्या प्रोसेस आपने सोच रखी? हाँ, मेरे कॉलेज में 278 स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे
और उसमें जो बच्चे हैं जिन्होंने बीच में कोर्स छोड़ दिया, जनरल यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भरा गए, उनको छोड़ के सबके फ़ोन आए। और उसके बाद भी कोई बच्चा अगर कहता है कि मेरे फ़ोन नहीं आए, वो बच्चे ने कॉलेज में संपर्क किया है और उनकी लिस्ट बना के इस बार हम दोबारा से यूनिवर्सिटी को भेजेंगे कि जिससे कि वो इससे वंचित ना हो। ये उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है, तो जिससे वंचित ना हो वो उनको 100% स्मार्टफोन मिले। हमारा उद्देश्य यही है कि जो मेरे कॉलेज का बच्चा पास आउट हो गया है या जो भी पढ़ रहा है और वो इस पॉलिसी में आता है, फाइनल ईयर के बच्चे को मिल रहा है और उस पॉलिसी में आ रहा है, तो उसको 100% वो स्मार्टफोन मिले। तो उसके बाद अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका लिस्ट में नाम दोबारा से भी ऐड करके भेजा जाएगा और ऊपर से स्वीकृति विश्वविद्यालय देता है, अगर स्वीकृत होता है उसको 100% स्मार्टफोन मिलेंगे। सेमेस्टर को लेकर क्या अपडेट आई है और क्या छात्रों को आप बताना चाहेंगे, क्या अपडेट है? हाँ, अभी सेमेस्टर BSc फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षा प्रस्तावित थी, वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो 5 मार्च 2024 तक चलेगी। और मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो उसको और अच्छी तरह करें, कोर्स को दोबारा से देख लें और बुक को उठा के रिविजन अपना स्टार्ट कर दें। और टाइम टेबल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया है और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी लगा दिया गया है, उसको देख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। ये तो आपने कई बच्चों के भविष्य को बनाया है, और अब मेरा आप ही सवाल है कि ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे उन छात्रों को जिनके उनके भविष्य में कुछ बदलाव है? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि चीटिंग पर फोकस छोड़ के वास्तव में अपने ऊपर फोकस कर लीजिए। जैसे अभी एक नई मूवी आई है 12th फेल, तो अगर बच्चा उसको देख के अगर प्रोत्साहित हो, माहौल पूरा चीटिंग का था, चंबल एरिया का लड़का था, पूरे चीटिंग करके उसकी तब भी 3rd डिवीजन से पास हुआ, उसके बाद उसने MBA निकाल लिया। जो भी अच्छी पोस्ट होती है परसेंटेज इतना डिपेंड नहीं करता है कि आप 70, 80, 90% वाले बच्चे। हाँ, ये तो मान सकता हूँ मैं कि सिलेक्शन में किसी जॉब में ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज को वेटेज है, बट अच्छी पोस्टों के लिए आप और सारी भी चीज़ें जो आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देते हैं, वो आपके इंटरव्यू होते हैं, उसकी भी बहुत सारी वेटेज रहती है। और जब आप नकल वाले बच्चों से अलग हट के काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उनको वैसे ही पीछे बसाना पाए। फिर वो देखिए चाहे परसेंटेज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जैसे कॉम्पिटिशन का एग्जाम हुआ तो आप उसमें वैसे ही आगे निकल आएंगे। वो उनका एप्टीट्यूड होता है, ये डिसिप्लिन होता है, जो एक मानसिक स्थिति को लेंगे और जो सिचुएशन हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है, वो रेगुलर बच्चा, डिसिप्लिन बच्चा होता है, पढ़ाई को लेकर बहुत ही सतर्क रहता है, उसमें 100% ज़्यादा रहती है। तो अगर इस तरीके से अगर हम अपना थोड़ा पर्सनैलिटी चेंज करेंगे तो 100% आप विषय में आगे कोई भी निर्णय लेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, जॉब भी करेंगे, उसमें आप प्रगति करते रहेंगे। ये मेरे को कुछ सुझाव है कि शॉर्टकट पे ना है। शॉर्टकट जैसे कि अभी बस मार्कशीट ले लें, डिग्री ले लें, BA BSc कर लें, क्या मिल जाएगा इससे? आप डिग्री रखी रह जाएगी, फिर अगर खेती करोगे खेती करते रहेंगे, बस बदलाव तो है नहीं, एक पीढ़ी निकल जाएगी। अगर कोई किसान है, अगर उसका बेटा अगर दोबारा से किसी राह पर चल दिया तो वो तो अभी मालूम की कमी खेती होने आ रही है तो वो उसमें लग जाए, परीक्षा पर तो फोकस ही नहीं रहेगा, पढ़ेगा तो प्रत्येक पीढ़ी चली गई, बच्चे किसान का बच्चा किसान ही रह जाए तो ना रहे, वो आगे बदलता हो जाए, उसके परिवार में आर्थिक स्थिति बदले तो तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा पढ़ाई करने के संघर्ष और उसके प्रति पॉजिटिव रहेंगे। शॉर्टकट अपनाते रहिए तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आगे में ही पॉजिटिव विकास या सक्सेस दिखेंगी। और फिर तो भाई किस्मत की बात है, किस्मत अगर किसी की चमक रही है हम वही सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ यशपाल सिंह महाविद्यालय के सचिव मोहित जी। लगातार इन्होंने बच्चों को कई टिप्स दिए। इन्होंने बताया कि बच्चों को अपने जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार उनको मेहनत संघर्ष करना चाहिए। और कई मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े तो बहुत बहुत धन्यवाद। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह।